हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस में, चाहे प्रथम परीक्षा हो, चाहे द्वितीय परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, साइंस के अंदर ये हमारा देखा जाए तो वीडियो नंबर 1 है, जो सेक्शन बी के लिए स्पेशल बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। ओके, ये जो हमारा है बेटा वीडियो नंबर 1 है। और बेटा वीडियो नंबर 1 वो भी किसका बेटा, सेक्शन बी का। किसका बेटा, सेक्शन बी का। वीडियो नंबर 1 सेक्शन बी। ओके बेटा, वीडियो नंबर 1 सेक्शन बी जो हमारा दिया है उसमें मैंने आज आपको 15 क्वेश्चन अच्छे राइटिंग में, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है उसके लिए स्पेशल विद्यार्थी मित्रों मैंने आप लोगों को कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बनाया है। आप उसे अच्छी तरह से देखो। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, राइट। आप इसको वीडियो ऑन करने के बाद आप इसको देखकर अपने नोट्स में राइट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैंने अच्छा खासा राइटिंग में लिखा है और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा है। आप इस वीडियो को देखो और स्क्रीनशॉट पाड़ के पूरा का पूरा लिख लो। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है स्पेशल सेक्शन बी के लिए। वो भी कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विकृत गंधिता अर्थात क्या। तो आप इसे देख सकते हो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जब तेल युक्त और वसा युक्त पदार्थ एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, जिससे वह पदार्थ खट्टा यानी खराब हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और बेटा अगर विकृत गंधिता को हम रोकना चाहे तो कैसे रोकेंगे, तो बेटा तेल और वसा को मिलने से रोकना पड़ेगा। अब तेल और वसा को मिलने से रोकने के लिए ही नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो बेटा नाइट्रोजन गैस अर्थात जो तेल और वसा को एक दूसरे में मिलने से रोकता है। इसी प्रकार जितने भी वेफर्स के आप पैकेट खरीदते हो ना, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला जो खरीद के खाते हो, तो उसमें कैसा है कि जब पैकेट तो बहुत बड़ा दिखता है और उसमें वेफर तो कम निकलता है, क्योंकि पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस का काम क्या है, तेल युक्त पदार्थ और वसा युक्त पदार्थ को एक दूसरे से मिलने से रोकता है। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म। बेटा आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म में क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं। बेटा जो यौगिक धन आयन और ऋण आयन से बना होता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बेटा उदाहरण NaCl। NaCl का मतलब होता है कॉमन सोल्ट, साधारण नमक। बेटा साधारण नमक या एक आयनिक यौगिक है और 2 आयनों से मिलकर बना होता है, क्योंकि पहला Na+ और बेटा दूसरा Cl-। ओके, अब बेटा आयनिक यौगिक के गुणधर्म, बेटा 2 गुणधर्म लिखना है। कितने गुणधर्म लिखने हैं, सिर्फ 2। बेटा पहला नंबर आपको दिख रहा है भौतिक प्रकृति। बेटा भौतिक प्रकृति का मतलब होता है ये बहुत ठोस होते हैं, यानी बेटा जो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो बहुत ठोस होते हैं। कारण बेटा क्योंकि इनके बीच जो धन आयन है और इनके बीच जो ऋण आयन है ना बेटा, इनके बीच जो आकर्षण बल है ना बेटा बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से आयनिक यौगिक कैसे बहुत कठोर और बहुत मजबूत होते हैं, ओके, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और बेटा अपवाद भी जान जाओ कि कुछ आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं। बेटा सभी आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं। जैसे बेटा साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, NaCl, ये आयनिक यौगिक तो है लेकिन बेटा ये भंगुर होता है। इसे आप नमक का टुकड़ा लेके जमीन पे छोड़ दो कुछ ऊंचाई से तो वह टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट इसी में आयनिक यौगिक में दूसरा नंबर जो गुणधर्म है गलनांक और क्वथनांक। बेटा आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होते हैं बेटा, बहुत ही उच्च होते हैं, अर्थात इनको गलाना और इनको उबालना बहुत ही कठिन होता है, अर्थात इनको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। उसका भी कारण वही है बेटा कि आयनिक यौगिक के जो धन आयन और ऋण आयन है इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है धमनी और शिरा में अंतर। बेटा धमनी और शिरा में अंतर 2 नंबर का प्रश्न है बेटा, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 या 3 पॉइंट लिखना है। बेटा धमनी में जो रुधिर का दबाव होता है ना वह ऊंचा होता है, और शिरा में बेटा रुधिर का दबाव कैसा होता है, नीचा होता है। और बेटा धमनी में कौन सा रुधिर का वहन होता है, शुद्ध रुधिर का वहन होता है, और बेटा शिरा में कौन से रुधिर का वहन होता है,
अशुद्ध रुधिर का वहन होता है। बेटा अपवाद भी जान जाओ, अपवाद फुफ्फुस धमनी, अर्थात बेटा जितनी भी धमनी होती है ना सब में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है ना बेटा फुफ्फुस धमनी, उसमें शुद्ध रुधिर नहीं अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक उसी प्रकार बेटा जितनी भी शिराएं हैं ना उसमें अशुद्ध रुधिर का वहन होता है, लेकिन एक ऐसी शिरा है ना बेटा फुफ्फुस शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर का वहन होता है। ओके बेटा, जिसमें कौन सा रुधिर शुद्ध। अब यहाँ शिरा है बेटा, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये सब भी ध्यान देते हैं, तो ये अपना शिरा है। ठीक है बड़ा, बोर्ड की परीक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। बोर्ड की परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा मोस्ट आईएमपी इस साल के लिए खास करके कि पुष्प की आकृति बनाना है बेटा और उनके नाम को रेखांकित करना है। तो बेटा यहाँ पर देखो पुष्प की आकृति आपके सामने दिख रही है और वहाँ पर एक जगह पे वर्तिकाग्र है। ठीक है बेटा, आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो भाग दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है वर्तिकाग्र है। फिर बेटा ये जो तुम्हारा भाग दिख रहा है ये तुम्हारा वर्तिका है और ये जो तुम्हारा भाग दिख रहा है ये अंडाणु है। क्या है बेटा अंडाणु। फिर ये जो तुम्हारा भाग दिख रहा है ये पराग कोश है बेटा, ये दिख रहा है। उसके बाद बेटा ये जो भाग दिख रहा है ये तंतु है और बेटा ये जो तुम्हारा ये भाग है ये दल है। ठीक है, और जो ये है बेटा बाह्य दल है और ये जो सेंटर वाला भाग है इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है बेटा, समझ में आएगा। 2 नंबर का है, आपको ऐसे क्या करना है ड्राइंग बना के और बेटा क्या करना है उसके नामांकित नाम जो भी है वो सबको नामांकित कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा कि घर की दीवार को धोने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है तो और वह पदार्थ किसका बना होता है और उसका समीकरण भी बेटा लिखना है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है बेटा। तो घर की दीवार को धोने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका बेटा रासायनिक सूत्र है CaOH क्वाइस। रासायनिक सूत्र क्या है बेटा CaOH क्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्राइड। ओके बेटा, तो हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब बनावट कैसे बेटा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाने से। ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच अभिक्रिया होगी तब बेटा। और उसका समीकरण बेटा आपके सामने है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और बेटा H2O मतलब क्या होता है पानी, और इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगा तो CaOH क्वाइस दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या हमको लिखना है बेटा अंतर लिखना है। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखना है। तो बेटा स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर में क्या है ध्यान दो, ये भी एकदम आसान है और आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है अच्छा खासा जिससे आप समझ सको इसे। तो बेटा स्वयंपोषी और विषमपोषी दिख रहा होगा आपको अच्छे से। स्वयंपोषी बेटा जो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं वह स्वयंपोषी कहलाते हैं, और विषमपोषी जो अपना खुराक स्वयं नहीं बनाते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। फिर बेटा जो स्वयंपोषी है ना इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती, और बेटा विषमपोषी जो है ना इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, अब उदाहरण में क्या है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बेटा स्वयंपोषी में आते हैं और विषमपोषी में कौन आता है बेटा तो मानव आता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वैज्ञानिक कारण दो। क्या दो बेटा वैज्ञानिक कारण। अब इसमें क्या है जंतुनाशक और अन्य रसायनों का अनियंत्रित उपयोग रोकना चाहिए, अर्थात जो जंतुनाशक दवाओं का उपयोग हो रहा है ठीक है बेटा या अदर अन्य रसायनों का जो उपयोग हो रहा है हमें उनके उपयोग को रोकना चाहिए। अनियंत्रित का मतलब है हद से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हमें रोकना चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं कि पूरा रोक देंगे, हाँ फिर भी कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए भाई, ऐसा है। तो यह विधान बिल्कुल सत्य है, जंतुनाशक दवा और अन्य रसायनों का उपयोग हमें रोकना चाहिए। क्यों बेटा कारण क्या है क्योंकि इसके उपयोग से ज़मीन क्या हो जाती है बेटा प्रदूषित हो जाती है, ज़मीन खराब हो जाएगा, उसमें जो फसल उगेगा वो भी खराब होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी तो खराब होगा ना। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कायदे से ज़मीन या पर्यावरण का एक भाग है, अगर ज़मीन खराब होगा तो पेड़ पौधे खराब होंगे, पेड़ पौधे खराब होंगे तो पर्यावरण तो खराब होगा ही बेटा। फिर इसके कारण हमारा पारितंत्र तो खराब होगा ही, पारितंत्र तो आप जानते ही हो। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में क्या लिखा है निस्तापन और भर्जन समझाओ बेटा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड के लिए खास करके। निस्तापन और भर्जन, तो बेटा निस्तापन क्या है जब किसी कार्बोनेट, याद रखना ये मोस्ट आईएमपी है, कार्बोनेट जब किसी कार्बोनेट अर्थात जिसमें कार्बन होता है ऐसा अयस्क जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। बोलो कार्बोनेट अयस्क किसे बोलते हैं, ऐसा अयस्क जिसमें क्या पाया जाता है बेटा कार्बन पाया जाता है। तो निस्तापन क्या है जिस अर्थात जब किसी कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, अर्थात बेटा कार्बोनेट अयस्क को गर्म तो करना है बट वायु की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन को नहीं लेना है, विदाउट ऑक्सीजन, राइट।
तो जब किसी कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब जो भी प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं बेटा? निस्तापन। समीकरण आपके सामने है, ZnCO3 अर्थात जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देख लो बेटा, ये रहा जिंक कार्बोनेट, उसको हम गर्म करेंगे। जिंक कार्बोनेट, देखो इसमें कार्बोनेट का मतलब बेटा कार्बन है, कार्बोनेट का मतलब क्या है इसमें? कार्बन, ठीक है। अब कार्बोनेट अयस्क है तो इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो सबसे पहले ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बेटा आगे जाते हैं। आगे हमारा क्या है? वर्जन। ओके, तो वर्जन क्या है? तो वर्जन में याद रखना जब किसी, अब इसमें याद रखना सल्फाइड युक्त अयस्क, निस्तापन में कार्बोनेट युक्त अयस्क था, तो बेटा यही चीज मैं बता रहा हूँ कि वर्जन में क्या होगा कि जब किसी सल्फाइड युक्त अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वर्जन। यानी बेटा निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क था और बेटा वर्जन में सल्फाइड युक्त अयस्क है। निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और वर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है बेटा, अब इसका समीकरण भी देख लो। देखो ZnS जिंक सल्फाइड लिया और ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो ZnO प्लस SO2। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, समीकरण संतुलित करने तो आपको आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट DNA का महत्व। अब बेटा DNA का महत्व प्रजनन में, बहुत IMP क्वेश्चन है बेटा। DNA का महत्व प्रजनन में, तो पहला नंबर बेटा DNA यह जीन निर्माण में उपयोगी है, अर्थात जो जीन होता है जिनके हिसाब से ही सब कुछ होता है उसमें उपयोगी है। और DNA यह जाति की पहचान के लिए, आज अगर किसी जाति की पहचान हमें करनी हो तो किस आधार पे कर सकते हैं हम? DNA के आधार पे कर सकते हैं। लास्ट, यह सभी सजीव प्रक्रियाओं का नियमन करता है, यानी एक सजीव में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उस सभी प्रक्रियाओं का नियमन DNA के माध्यम से, DNA के द्वारा ही होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, इसे ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। और बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन था ये था 9वां। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द्विखंडन यह बहुखंडन से किस तरह अलग है? द्विखंडन यह बहुखंडन से किस तरह अलग है? तो बेटा द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन का मतलब होता है इसमें सजीव का संपूर्ण भाग दो भागों में बढ़ जाता है। द्विखंडन यानी दो भागों में बढ़ जाता है। उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसे सजीव है जो द्विखंडन दर्शाते हैं, इनका अर्थात इनका पूरा संपूर्ण शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। और बेटा बहुखंडन में क्या है? बहुखंडन में उल्टा है कि इसमें सजीव का जो संपूर्ण भाग है दो भाग में नहीं बल्कि ढेर सारे भागों में क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं उदाहरण में प्लाज्मोडियम। तो सिंपल सी बात है, द्विखंडन बहुखंडन से तो अलग होगा ना यार। द्विखंडन में यानी दो ही भाग होगा और बहुखंडन में ढेर सारे भाग हो जाएंगे तो अलग तो होगा ना बेटा। ओके, तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10वां था। अभी 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है न्यूटन तंत्र की परिभाषा दो और उसके प्रकार बताओ। तो बेटा न्यूटन तंत्र की परिभाषा बहुत IMP है। क्या होगा? पर्यावरण का वह तंत्र जिसमें सभी सजीव और निर्जीव निवास करते हैं। बोलो बेटा, न्यूटन तंत्र मतलब पर्यावरण का वह तंत्र जिसमें सभी सजीव और निर्जीव निवास करते हैं, उसी तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं, उसी तंत्र को हम न्यूटन तंत्र भी कहते हैं। यानी पारितंत्र न्यूटन तंत्र दोनों एक ही चीज है। बेटा इसके प्रकार, इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? दो। पहला प्रकार है जैविक घटक, अर्थात जिसमें सब सजीव आते हैं। जैसे सजीव में कौन आएगा? पेड़ पौधे आएंगे, वनस्पतियां आएंगी, मानव आएगा, जानवर आएंगे। और दूसरा नंबर अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब निर्जीव बेटा, जैसे तापमान हुआ, वर्षा हुआ बेटा, जमीन हुआ। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उष्माशोषी और उष्माक्षेपी प्रक्रिया समझाओ बेटा। बेटा उष्माशोषी का मतलब उष्मा को शोषण करेगा और उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा का क्षेपण करेगा, मतलब क्षेपण यानी त्याग करेगा, जो भी समझो। तो उष्माशोषी में क्या है? इसमें उष्मा का शोषण होता है और उष्माक्षेपी में इसमें उष्मा का सर्जन होता है, यानी उष्मा निकलती है। क्षेपी मतलब निकलेगी और उष्माशोषी मतलब उष्मा क्या होगा? शोषित होगी। उसके बाद यह क्रिया एक दिशा में होती है। बेटा उष्माशोषी जो क्रिया है ना वो एक दिशा में ही होती है और उष्माक्षेपी जो क्रिया है ना बेटा वह दोनों दिशा में होती है। कहाँ होती है बेटा? दोनों दिशा में। सिंपल सी बात है, जैसे उष्माशोषी में उष्मा का शोषण होता है, शोषण होता है एक दिशा में, और यहाँ तो कैसा है? उष्मा का शोषण पहले होगा, गर्म होगा, फिर उष्मा का क्षेपण भी होगा। ठीक है, उदाहरण में देखो बेटा जल, जल उष्माशोषी अभिक्रिया दर्शाता है। और बेटा मीथेन का दहन, मीथेन एक प्रकार की गैस है,
गोबर गैस जिसको बोलते हैं, गोबर गैस। तो मीथेन का दहन ऊष्माक्षेपी है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी है, थर्मिट प्रक्रिया समझाओ। बहुत आईएमपी है भाई, थर्मिट प्रक्रिया समझाओ। तो सबसे पहले ये जानो कि थर्मिट प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अभी ऊष्माक्षेपी मतलब जिस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है, मतलब ऊष्मा क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है। तो थर्मिट प्रक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है यार, ऊष्मा छेपी होगी तो मात्रा में तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो भी ढेर सारी मात्रा में। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या लिखा बेटा, इसका उपयोग रेल की पटरी बनाने में होता है। बोलो थर्मिट, बहुत आईएमपी, रेल की पटरी बनाने में कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है, थर्मिट प्रक्रिया का। और बेटा समीकरण तो आपको देखना पड़ेगा। समीकरण देखो, Fe2O3 लिखा है, ठीक है बेटा, Fe2O3। ओके, उसके बाद बेटा क्या है ये Al, उसके बाद इन दोनों के बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो बेटा Fe2O3 और Al इनके बीच अभिक्रिया होगा, तो Fe और Al2O3 इसे एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, ठीक है। लास्ट में देखो क्या निकल रही है, ऊष्मा। क्या निकल रही है बेटा, ऊष्मा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। ओके, यानी थर्मिट अभिक्रिया का समीकरण याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। ओके, कि Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो Fe प्लस Al2O3 और क्या निकलेगी, ऊष्मा। और समीकरण को संतुलित करने आपको आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर O3 है कि नहीं, O3, यहाँ भी O3 है, यहाँ Al2 है, यहाँ Al2 है, बट यहाँ Al सिंगल है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 2, तो कितना हो गया 2Al हो गया, हुआ कि नहीं 2Al। ओके, उसके बाद यहाँ Fe कितना है 2 है, बट यहाँ Fe कितना है, सिंगल है, इसके आगे भी कितना लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है कि बेटा अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियों के नाम। तो बेटा अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियों के नाम, तो सबसे पहले ये जानो बेटा, जनन के 2 प्रकार हैं, प्रजनन के 2 प्रकार हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। हमें क्या बोलना है, अलैंगिक, अलैंगिक पढ़ना है ना। अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियों के नाम, पहले तो अलैंगिक प्रजनन कौन से सजीवों में होता है, एक कोष की, किसमें बेटा, एक कोष की सजीवों में होता है। अब अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियाँ देखो बेटा, 1 नंबर द्विखंडन, 2 नंबर बहुखंडन, 3 नंबर खंडन, 4 नंबर मुकुलन, 5 नंबर कायिक प्रवर्धन, उसके बाद बेटा 6 नंबर बीजाणु समासन। ये सब किसकी पद्धतियां हैं बेटा, अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियां हैं। किसकी पद्धतियां हैं, अलैंगिक प्रजनन की पद्धतियां। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, 15वां, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए स्पेशल बनाए हैं सेक्शन बी के, वीडियो नंबर 1 में भी, वीडियो नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। जिससे आप ये सब पढ़ोगे ना, इससे आपको 2 फायदा मिलने वाला है। मालूम क्या मिलने वाला है, पहले तो ये ना कि मैंने अच्छे से लिखा है, राइट ना, अच्छे से याद कर लोगे यार। उसके बाद बोर्ड की परीक्षा हो ना बेटा, ऐसे ही लिखना, पूरे में से पूरा नंबर आएंगे। सही बोल रहा हूँ, एक बार आजमा के तो देखो, पक्का। अरे आप देखोगे, आपको खुद को मालूम पड़ रहा है कि सर ने इतना अच्छा सिस्टम से लिखा है। बोर्ड में भी ऐसे ही लिखा जाता है पॉइंट वाइज, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। वैज्ञानिक कारण 2, बरसात पड़ने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष दिखता है। यानी बेटा जब बरसात पड़ने के बाद, यानी बरसात चल रही है, टन 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 बरसात आ रही है, राइट। अब बरसात आ रही है तो बरसात बंद भी तो होगी। जब बंद हो जाएगी बरसात तभी इंद्रधनुष दिखेगा, चालू बरसात में दिखने वाला नहीं है भाई। बंद होने के बाद कैसे दिखेगा यार, ये कौन सा सिस्टम है, पढ़ते हैं यार, सिस्टम है तो ही तो। क्या लिखा है बेटा आंसर मैंने, कि बरसात बंद होने के बाद हमारे वातावरण में बरसात की बूंदें मौजूद होती हैं। जब बरसात बंद हो जाएगा तो हमारे वातावरण में बरसात की जो बूंदें हैं वो क्या रहेगी, मौजूद रहेंगी। और जब इन बूंदों पर सूर्य प्रकाश की श्वेत प्रकाश, यानी जो सूर्य है ना उसका श्वेत यानी सफेद प्रकाश जब पहुंचेगा ना, किस पे पहुंचेगा भाई, इन्हीं बरसात की बूंदों पर जब सूरज की श्वेत प्रकाश पहुंचेगी ना, तो बेटा ये जो बूंद है ना, बरसात की एक एक बूंद जो हमारे वातावरण में है ना, एक एक बूंद प्रिज्म की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, प्रिज्म। और प्रिज्म कितने रंगों का बना होता है, 7 रंगों का बना होता है। तो जब ये प्रिज्म की तरह काम करेंगे ना, तो इसी कारण से हमें बरसात में, सिंपल सी बात है, जो प्रिज्म की तरह ये बूंदें काम करेंगी ना, तो जब श्वेत प्रकाश इन बूंदों पर पड़ेगा ना, तो ये श्वेत प्रकाश जब बूंदों पर पड़ेगा तो बूंद कितने रंगों का परावर्तन करेंगी, 7 रंगों का परावर्तन करेंगी, जिससे यह घटना होती है। तो सिंपल सी बात है, बरसात होने के बाद ही हमें आकाश में
आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। राधे राधे। अच्छी तरह से मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ। हम तुम्हारे साथ हैं, भगवान तुम्हारे साथ है और आपकी हार्ड वर्क भी आपके साथ होना चाहिए। और हार्ड वर्क करना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। घर पे बैठे बैठे थोड़ी कुछ होने वाला है, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा यार। राधे राधे।